हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो हम चल रहे थे एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट पर, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर, जिसका नाम होगा ट्रांसफार्मर। तो आज के लेक्चर नंबर 12 में हम बात करने जा रहे हैं किस पर? ट्रांसफार्मर। बेटा ये इतनी इम्पोर्टेंट डिवाइस है आपकी कि इसके बिना हम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को, हमारे बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर को, किसी को भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमको सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ेगी। और वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है इन्हीं ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ लगे हुए हैं इनको वो सफिशिएंट अमाउंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे वर्क करती है। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो इन्हीं पर बेस्ड है, जहां हम लोग आज बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन की। तो जहां हम एनर्जी बनाते हैं, जनरली हम लोग क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी हेल्प से? किसी ना किसी के फॉर्म को कन्वर्ट करके, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, या आपके हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, वहां पर उन सोर्सेस की हेल्प से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हमको हमारे घर तक, हमारे इंडस्ट्री तक, हमारे हर एक वर्क प्लेस तक लेकर आना पड़ती है। और जब आप उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर तक लेकर आते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। तो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को पावर हाउस से हमारे घर तक लेके आते हैं, इसमें कौन कौन सी डिवाइस काम करने वाली है, तो आज सारे डिस्कस हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जानें कि ट्रांसफार्मर हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पावर हाउस से हमारे घर तक लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को, जिसमें हम पहली बात करेंगे ट्रांसफार्मर पर, फिर इसके वर्किंग फॉर्मूला पर, देन हम बात करेंगे एनर्जी लॉस पर। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। आपको हर एक फिनोमेना हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। तो बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कहाँ जनरेट कर रहे हैं? पावर हाउस पर। तो पावर हाउस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की हमने। मान लीजिए यहां पर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की, वो है 1000 वॉट। इस 1000 वॉट वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें कहाँ लाना है? अपने घर पर लेके आना है। तो घर पर लाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिशन का हेल्प यूज करते हैं। यहाँ पर हम बीच में वायर लगाते हैं और इन वायर को हम पोल की हेल्प से क्या करते हैं? सपोर्ट गिवन करते हैं, ताकि ये जो वायर हमारे हैं ये अर्थ से कनेक्ट ना हो, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, अर्थ लो वोल्टेज है, कनेक्ट होगा तो सारी इलेक्ट्रिक करंट यहीं पर हमारा शॉर्ट सर्किट बनाएगी और यहीं पर फ्लो के खत्म हो जाएगी। तो इस एनर्जी को लाने के लिए बीच रास्ते में हम क्या लगा देते हैं? ऐसे पोल कनेक्ट कर देते हैं और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लेकर आते हैं हमारे घरों तक। तो ये जो हमारे पावर हाउस से जो हमारी एनर्जी चल के आ रही है हमारे घरों तक, ये हमारे इन वायर्स की हेल्प से आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे घर है और यहाँ पर हम क्या लेके आ रहे हैं? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कहाँ से? इस पावर हाउस से। तो यहाँ पर 1000 वॉट पर एक एग्जांपल है हमारा ये, कि 1000 वॉट पर हमने क्या जनरेट की है पावर हाउस पर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लेके आते हैं तो यहाँ पे बच्चों ये कंडक्टिंग वायर्स है, और कंडक्टिंग वायर्स के अंदर होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेंगे तो उनकी बार बार कोलिजन होगी, और कोलिजन होने से क्या जनरेट होगी? हीट एनर्जी। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये एनर्जी क्या होगी? जनरेट होती है। अब भैया बाहर का टेम्परेचर लो है, इन वायर में बार बार कोलिजन होने से इन वायर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? काफी हाई हो जाएगा। चार्ज का मोशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हीट बनेगी, और ये हीट एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगी? रेडिएट हो जाएगी।
तो जो एनर्जी हमने यहाँ बनाई है वो इन तारों के माध्यम से जब हम लेकर आ रहे हैं हमारे घरों तक, तो रास्ते में आते आते ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और हमारे घर तक आते आते मान लो ये बची 600 वॉट ओनली। बनाई थी 1000 वॉट एनर्जी, घर आते आते कितनी हो गई है, 600 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर बच जाती है। हो सकता है इस एनर्जी पर हमारे घर की जो मशीनें हमने लगा रखी है वो रन ही ना करे। तो बनाई 1000 वोट, मिली 600 वोट, रास्ते में हो गई 400 वोट लॉस। अब 400 वोट की एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो गई हमारी, लॉस। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ किया था वो हमारा बहुत सारा क्या हो गया, लॉस में चले जाता है। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको जितनी बनाई है वो हमें यहाँ मिले, कम से कम हमको 800 मिल जाए, 900 मिल जाए और अच्छी बात है, 970 जूल वॉट मिल जाए तो और अच्छी बात। जितनी ज्यादा एनर्जी हमें घर तक मिलेगी उतना ही हमारा वर्क ज्यादा बेहतर होगा। तो बच्चों ऐसा वर्क करने के लिए बनाया तो अपन ने 1000 वॉट पर, बस समस्या कहाँ आ रही है, तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इसके ट्रांसमिशन पर। ये ट्रांसमिशन जितना अच्छा होगा, एनर्जी रास्ते पर जितनी कम लॉस होगी, उतना हमारा बेनिफिट यहाँ पर हमको मिलने वाला है। तो ऐसा कोई सेटलमेंट हम लोग करें जिसकी हेल्प से हम जो रास्ते में एनर्जी लॉस हो रही है इससे को कम से कम कर सके। तो बच्चों पावर, अगर आपने मान लीजिए पावर हाउस पर जो यहाँ पर एनर्जी जनरेट की है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। मान लीजिए पावर हाउस पर हम जो वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो है हमारे पास 100 वोल्ट और 100 एम्पियर पर। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है 100 एम्पियर है और उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट पर हमने 100 एम्पियर वाली इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जनरेट की है। इस समय हमारी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 10,000 वॉट। 10,000 वॉट पर हमने क्या कर ली, पावर हाउस पर ये एनर्जी यहाँ पर जनरेट की है। अब इस 10,000 वॉट वाली एनर्जी को लेकर आना है हमारे घर तक। तो रास्ते में क्या होगा, हीट लॉस। तो उस हीट लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू क्या है, टी, और पावर हमारी है वोल्टेज इंटू करंट। तो हम क्या करते हैं जनरली कि भैया हमको हीट को कम करना है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हीट का जो सीधा सीधा रिलेशन है वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट से है। तो क्या हम इसमें ऐसा कुछ सेटअप करें जिससे ये करंट लो हो जाए, क्योंकि अगर करंट को मैं यहाँ पर जितना हाई रखूंगा, इसकी पावर है स्क्वायर है, अगर मैं इसको 10 एम्पियर रखता हूं तो ये 20 एम्पियर 100 एम्पियर के अकॉर्डिंग 100 इंटू आर इंटू टी करेंगे तो हमको हीट का कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जनरली देखा जाए तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई रखेंगे हम, उतना ज्यादा हमारा क्या होने वाला है, एनर्जी का लॉस। यहाँ कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो यहाँ जो एनर्जी का लॉस होगा हमारा, अगर आपकी करंट 100 एम्पियर पर आ रही है तो 100 का स्क्वायर करो आप, कितना हो गया 10 टू पावर 4 जूल। आर इंटू टी को अगर हम कांस्टेंट भी कर दें तो 10 टू पावर 4 जूल एनर्जी हमारी क्या होगी, रास्ते में लॉस हो जाती है। तो हम यहाँ एक अरेंजमेंट करते हैं, और वो अरेंजमेंट ये है कि क्यों ना यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू को हाई कर लें, करंट की वैल्यू को हम क्या कर लें, डिक्रीज। वोल्टेज हाई, करंट डिक्रीज, पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा, नो इफेक्ट। पावर अभी भी कितनी है, 10,000 वॉट ही है, लेकिन जो हीट लॉस हमारा रास्ते में होगा वो अब कितना होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जूल ओनली। जहां पर 10,000 जूल एनर्जी खर्च हो रही थी उस प्लेस पर अब सिर्फ और सिर्फ कितने जूल एनर्जी खर्च होगी आपकी, ओनली ऑन 100 जूल एनर्जी यहाँ से खर्च हो रही है। थोड़ा और सेट करें हम इसको, तो इसको वोल्टेज को हमने 10,000 वोल्ट कर लिया, करंट को कर लिया 1 एम्पियर। इस समय एनर्जी जो आपकी है वो कितनी है, 10,000 वोल्ट ही रहेगी, इसमें नो चेंज। पावर जैसे आपने क्रिएट की वैसी मिली, लेकिन हीट लॉस अब क्या हो गया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 1 जूल। तो जैसे जैसे वोल्टेज आप लोग कम करते जाएंगे, वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, करंट को हम डिक्रीज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका जो हीट लॉस रास्ते में है वो हीट लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तरीका हम सीख गए
क्या कि जब जब पावर हाउस पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहां से जो हम एनर्जी हमारे घर तक लेकर आएंगे, उस एनर्जी को हमें लाना है हाई वोल्टेज और लो करंट पर। करंट क्या रखना है? लो, और वोल्टेज को क्या करना है? हाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारी जो करंट है इसकी वैल्यू लो होना चाहिए, और जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? हाई करना है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो पावर को आपके घर तक लाने में बहुत ही आसानी होगी, और हम बिना एनर्जी लॉस तो होगा, 100% एनर्जी आप कभी भी अपने घर तक नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रास्ते में ये कंडक्टर्स क्रिएट करेंगे, और उस कारण से एनर्जी का लॉस तो होगा, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यही वर्क किया है कि एनर्जी को जो लॉस हो रहा था रास्ते में वो कम से कम हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही करंट, लो करंट वाली एनर्जी को हाई वोल्टेज पर आप लेकर आ रहे हो, आपके घर तक आते आते यहाँ जो वोल्टेज आई है, ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की हाई है, वोल्टेज हाई है, करंट कैसा है? लो है। लेकिन हमारे घरों के अंदर जो मशीनें ऑपरेट करती है वो मैक्सिमम 220 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। आप लेके आए हैं 10,000 वोट, 10,000 वाली वोट वाली ये पावर है, जो कि 1 एम्पियर मतलब लो करंट पर हमें यहाँ मिली है। तो हमारी मशीन तो केवल और केवल किस पे काम करती है? 220 पर। तो 220 वोल्ट पर काम करने वाले सारी मशीन को अगर आप ये हाई वोल्टेज वाली करंट सप्लाई दे देंगे तो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देगी, कुछ भी उसके अंदर नहीं बचना है। तो इस पे तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लो वोल्टेज चाहिए और साथ ही करंट क्या चाहिए? हाई। तो हमें करंट को हाई करना होगा और वोल्टेज को क्या करना होगा? यहाँ पर लो करना होगा। तो पावर हाउस से जो एनर्जी आई है हमारे घर पर, यहां पर इस करंट की वैल्यू को हाई करते हुए वोल्टेज की वैल्यू को आप लो कर लें, और फिर वो जो एनर्जी हमारे घर में हमारे मशीन को मिलेगी, उस पर हम आसानी से हमारे हर एक डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, और यही हमारे साथ होता है। तो अब जहां पावर हाउस पर एनर्जी बनी, वोल्टेज को हाई, करंट को लो करना होगा, और घर के पास करंट को हाई करके वोल्टेज को क्या करना होगा? आपको लो करना होगा। तो आप पावर ट्रांसमिशन का वर्क आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो पावर ट्रांसमिशन। अब इस काम को करने के लिए हमें एक मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहां आपको एक इलेक्ट्रिकल मशीन लगा देनी है, जो क्या करेगी? जो एनर्जी बनी है उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की में करंट को ये लो कर देगा और वोल्टेज को कर देगा हाई कर देगा। ऐसी ही एक डिवाइस हमको फिर से यहाँ नीड लगेगी, यहां लगा दें इस डिवाइस को हम, तो ये करंट को हाई करके वोल्टेज को लो कर देगा। ठीक है, क्लियर? तो हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, रास्ते की हीट लॉस कम हो जाएगी, और आसानी से हमारी एनर्जी एक जगह से चलकर हमारे घर तक पहुंच जाती है, और हमारे हर केस में यही होता है, हम यही करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अलग अलग वोल्टेज पर काम करते हैं, उनके लिए भी हम ट्रांसफार्मर का हमारी मशीनों के अंदर भी यूज करते हैं। कभी किसी को हाई वोल्टेज चाहिए, किसी को लो वोल्टेज चाहिए, तो वहां वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हम इन डिवाइस का यूज करेंगे, और ये जो डिवाइस हमारी यहाँ पर है, इन्हीं डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे इन्हें? ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या रिक्वायरमेंट रही हमारी? तो हमारी रिक्वायरमेंट रही जो पावर हाउस है वहां पर हमको एक मशीन लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर हमने यहां लगाया, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल के आ रही है हमारे घर तक, तो घर के पास आते आते हम क्या करेंगे? यहाँ फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और यहां से ये एनर्जी कहाँ आएगी? आपके घर तक, जिसका आप यूज करने वाले। यहां से पावर हाउस से एनर्जी जनरेट हुई थी। तो इस तरह से ये दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप लोग यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दो तरह के होते हैं, एक हमारा नाम दिया हमने क्या? स्टेप अप, और दूसरा क्या नाम दिया हमने? इसका नाम है स्टेप डाउन। जो हमारे घर के बाहर लगा है वो स्टेप डाउन है, और जो पावर हाउस पर लगा हुआ है वो क्या है? आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया हुआ हमने है। इस तरह से ये पावर हाउस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ आ गई? हमारे घर पर। तो ये तो बात हो गई बच्चों हमारे पावर
ट्रांसमिशन की, कैसे हम लोग पावर को लेके आएंगे इन दो इलेक्ट्रिकल मशीन की हेल्प से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें हम, तो ये पिक्चर हमने यहाँ पर बना रखी है। देखिए यहाँ कहीं आपका क्या है, पावर हाउस, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जनरेट की है। यहाँ पावर हाउस है हमारा, यहाँ हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमने यहाँ लगा दिया एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर आपका कौन सा है, स्टेप अप है, जो कि वोल्टेज को हाई करके करंट को क्या कर रहा है, लो। ये हाई वोल्टेज और लो करंट चलकर इन जो है इन पोल की हेल्प से ये एनर्जी कहाँ चली, हमारे घर तक। हमारे घर के बाहर हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, हाई वोल्टेज है, सारी मशीन खराब हो जाएगी। तो यहाँ फिर से हमने क्या लगाया, एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। उससे एनर्जी कहाँ गई, हमारे घर पर। ठीक है, तो पावर हाउस पे हमको स्टेप अप लगाना है और घर के बाहर क्या लगाना है हमको, स्टेप डाउन। इस तरह से इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत ही आसानी तरीके से हमारे घर तक लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गई जो हमारी वोल्टेज को हाई करके करंट को लो कर देती है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? ओके, अगर ये बात क्लियर है तो आते हैं हम इस मशीन के प्रिंसिपल पर। कौन से प्रिंसिपल पर हमारी ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करती है। चलिए बच्चों, तो हमने जाना ट्रांसफार्मर क्या है, a device which convert high voltage into low voltage as well as current। ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज को हाई से लो में और करंट को भी हाई से लो या लो से हाई में कन्वर्ट कर सकती है। क्या होगी हमारी ट्रांसफार्मर। यहां हमने दो तरह के ट्रांसफार्मर की बात की है, एक हमारे पास स्टेप अप है और दूसरा आपके पास क्या है, स्टेप डाउन। ये कहाँ लगाते हैं, पावर हाउस पर। ये कहाँ लगाएंगे, हमारे घर के बाहर। अब देखो दोनों में क्या स्पेशलिटी है, तो दोनों ही डिवाइस हमारी सिमिलर है, बस फर्क हम लोग नंबर ऑफ टर्न का रखते हैं। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपका, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल वो स्मॉलर देन एनएस होंगे। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल आपकी है, इसके नंबर ऑफ टर्न को ज्यादा रखा जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। इसका उल्टा हम इसमें कर देते हैं, इसकी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न लार्जर देन दी सेकेंडरी कॉइल होते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बाकी सारा प्रोसीजर इन दोनों डिवाइस के लिए सिमिलर है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पर। हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस किसी ना किसी प्रिंसिपल पर काम करती है, और यहां जो हमारी ट्रांसफार्मर है वो वर्क कर रही है। आपने पिछली क्लास में सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, और म्यूचुअल के अंदर हमने देखा है कि जब एक कॉइल के अंदर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वो दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपकी जो ट्रांसफार्मर है वो किस पे काम कर रही है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। चलिए, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है, तो प्रिंसिपल हो चुका है। अब आते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस पर। वर्किंग फॉर्मूला हम इसका डिराइव करते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्या है, दो कॉइल है, एक में नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी कॉइल के हमारे पास क्या है, एनपी, ये नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे किसमें, प्राइमरी कॉइल में, और एनएस नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकेंडरी कॉइल। तो हमारे पास दो तरह की कॉइल है। स्टेप अप में हम जो काम करते हैं वो देखते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न कम रखे जाते हैं सेकेंडरी की कंपैरिजन में। ये आपका स्टेप अप है, दोनों अभी डिस्कस किया हमने, स्टेप अप और स्टेप डाउन। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे प्राइमरी की कंपैरिजन में स्टेप अप के अंदर, इसका उल्टा दूसरे में है। तो इसमें
प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा और सेकेंडरी में हम नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं। तो इस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन आपके दो ट्रांसफार्मर बन जाते हैं, ठीक है ना। अब हम जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल है। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं और जो आउटपुट है हमारा, वो आउटपुट हम किससे लेते हैं, हमारी सेकेंडरी कॉइल से। दोनों ही ट्रांसफार्मर के अंदर सेम वर्क है। तो यहाँ पर एसी इनपुट इन पर हम लोग अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल पर और सेकेंडरी कॉइल से ये आउटपुट हमें मिल जाता है। तो जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल पर क्या अप्लाई करेंगे, प्राइमरी कॉइल पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है। अब जैसे ही यहाँ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, ओके, सो व्हेन इनपुट वोल्टेज applied at प्राइमरी कॉइल, जैसे करंट सप्लाई होगी, यहाँ पर फ्लक्स लिंक होगा और उससे बनेगी ईएमएफ। सो प्राइमरी कॉइल में बनने वाली ईएमएफ अगर हमारी ईपी है तो बाय फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होगा ईपी इज इक्वल टू एनपी इंटू डी फाइव बाय डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा कितना हो जाएगा, EP इज इक्वल टू एनपी इंटू डी फाइव बाई क्या मिलेगा आपको, dt। ये प्राइमरी कॉइल में बनने वाली क्या हो गई हमारी EMF। सिमिलरली ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, अब फिनोमेना कौन सा लगेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। और जैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन यहां अप्लाई हुआ, सेम EMF किस में क्रिएट हुआ, आपकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सो EMF इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाइव बाय डी टी। जो हमारा प्राइमरी इनपुट वोल्टेज है उसमें जो EMF हमको मिलता है ये प्राइमरी कॉइल से, और यही पूरा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमारे सेकेंडरी कॉइल से क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। और सेकेंडरी कॉइल से जैसे ही ये EMF हमारी लिंक होने वाली है तो आप देखेंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहां पर हम इस सेकंड को डिवाइड कर देते हैं किससे, फर्स्ट से। सो ES डिवाइड बाय EP इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाइव बाई डी टी डिवाइड बाय माइनस NP इंटू डी फाइव बाई डी टी। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो यहां हमको मिल रहे हैं ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये हमको एक इक्वेशन मिलता है, इसको हम नेम गिवन करते हैं क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां पर आपको जो NS अपॉन NP मिल रहा है ये एक कांस्टेंट रेशियो हमको गिवन करेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। सो R इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्या होता है रेशियो, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल का रेशियो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल के साथ। ये जो रेशियो आपका है ये क्या कहलाएगा, आपका R कहलाता है, ठीक है। दोनों डिवाइस के लिए R की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट होती है। हम लेक्चर के एंड में बात करेंगे कि किसके लिए R की वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए। तो फिलहाल जो रेशियो आपको मिला सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न का प्राइमरी कॉइल से, दैट रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम, इफ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल बी नेग्लिजिबल। अगर हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लें, सो EP अप्रोक्स इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज VP एंड ES अप्रोक्स इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज VS। तो इस तरह से ES का रेशियो अगर EP से कैलकुलेट करेंगे आप,
तो वो इक्वल होगा Vs अपॉन Vp के भी। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अभी अभी हमने थर्ड बनाया जिसमें देखा ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, ये मिला। सो बाय थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ES अपॉन EP इक्वल Vs अपॉन Vp इक्वल NS अपॉन NP इज इक्वल टू R। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा EMF वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न का क्या मिला है, रेशियो। तो आपने क्या किया, इनपुट पावर अप्लाई की है ना पावर हाउस पर, तो आउटपुट पावर यहाँ हमें कितना मिल रहा है। सो इफ हम ये कंसीडर करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर हमारी इतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि ये 99% तक एनर्जी हमको ट्रांसमिट करके दे देता है, मतलब किसी तरह की एनर्जी का लॉस करता नहीं है। जनरली आजकल हम 90, 98, 99% तक इन ट्रांसफार्मर को जनरेट कर चुके हैं, इतनी एनर्जी हमको ये गिवन कर देते हैं, बहुत ही कम एनर्जी का लॉस करते हुए। लेकिन कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपको 100% एनर्जी लेकर 100% एनर्जी गिवन कर दे, ऐसा है ही नहीं। तो कुछ तो एनर्जी का लॉस ये करते हैं, बट 99% तक एनर्जी आपको दे रहे हैं तो क्या बुरा है। सो इफ हम ये मानकर चलते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर आपकी रास्ते में किसी भी तरह से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, सो जो इनपुट पावर है वो इक्वल होगा आउटपुट पावर के। सो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इनपुट पावर वोल्टेज है Vp इंटू करंट कितना आपका IP, ये Vs इंटू IS। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो हम यहां से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो Vs को डिवाइड कर लें Vp से और इधर IP को डिवाइड कर लें किससे, IS से। ये इक्वेशन नंबर हमारा 6th हो गया। 5th और 6th से देखें हम, Vs अपॉन Vp इसके इक्वल है और ये Vs अपॉन Vp इनके इक्वल है, तो इन सारों को एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। सो बाय इक्वेशन 5th एंड 6th कंबाइन करते हैं। सो ES डिवाइडेड बाय EP इज इक्वल टू VS डिवाइड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइड बाय NP और लास्ट IP डिवाइडेड बाय IS। ध्यान रहे यहाँ सभी के सेकेंडरी ऊपर हैं, लेकिन करंट जो प्राइमरी है वो यहाँ पर ऊपर आपको मिल रहा है, इक्वल टू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 और ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो फाइनली जो आपको रिलेशन मिला है इसकी बेस से हम सारी कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं, जो भी यहां पर हमारे सामने अननोन क्वांटिटी मिलने वाली है। क्लियर है, सभी में सेकेंडरी करंट के लिए क्या है, प्राइमरी ऊपर सेकेंडरी डिवाइड में रहता है और इन सभी का जो रेशियो है वो हमारा R के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका ट्रांसफार्मर रेशियो। डन। तो ट्रांसफार्मर रेशियो को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। The ratio of number of turns in primary coil to that of number of turns in primary coil. So R is equal to NS डिवाइड बाय NP। ये जो रेशियो है ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो हो जाता है। चलिए अब दो तरह के ट्रांसफार्मर आपके पास है, तो दोनों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 4 स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर देखें
हमने अभी अभी बात की थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल में वो स्मॉलर देन क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉइल। चलिए, तो स्टेप अप के लिए नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल लार्जर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। और देखिए ये क्या कमाल यहाँ पर करने वाला है। तो अभी यहाँ इस रिलेशन में देखें हम NS बाय NP, NS लार्ज है NP से, तो VS लार्ज होगा VP से, और ES भी लार्ज होगा किससे, EP से, और IP लार्ज होगा किससे, IS से। सो हियर ES ग्रेटर देन EP, VS also greater than VP. So यहां देखें तो करंट IP इज लार्जर देन क्या होगा, IS। मतलब जो हमने इनपुट करंट दी है किसको, सॉरी स्टेप अप में हमने नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से लार्ज है हमारे पास, सो ES ग्रेटर देन दिस, VS ग्रेटर देन दिस, then IP is greater than, ठीक है, ओके डन। सो इनपुट करंट ये मान लीजिए आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल और ये वाली सेकेंडरी कॉइल। तो जो इनपुट करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, इनपुट करंट इसकी वैल्यू हाई है, तो इनपुट IP हमारा कैसा है यहाँ पर, हाई, और जो आउटपुट में हमको मिल रहा है I, ये आपका यहाँ पर आउटपुट है, I क्या हो जाता है, लो हो जाता है यहाँ पर, IS की वैल्यू स्मॉलर है, तो ये क्या हो गया, लो। ऐसे ही हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज VS, यहाँ पर जो VS है वो क्या है, हाई है, किससे, VP से, तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसा है, लो है। तो देखिए लो वोल्टेज कन्वर्ट कर दी हमारे डिवाइस ने हाई में, और हमारी हाई करंट कन्वर्ट कर दी किसमें, हमारी लो करंट में, ठीक है। और यही हमको करना था इसके अंदर। तो ये हमारे डिवाइस ने क्या कर दिया है, हमारा काम कंप्लीट कर दिया है। और हम देखते हैं रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो इसके लिए कितना होना चाहिए। ट्रांसफार्मर रेशियो, तो ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करें हम तो NS बाय NP का जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं, R। अब यहाँ पर NS लार्जर देन क्या है, NP, तो इस केस में R की वैल्यू देखो, बड़े वाले में से जब छोटे वाले को आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मोर देन 1 मिलना है। तो याद रखें आप हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू मोर देन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर। फोर स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ठीक इसका उल्टा है। तो यहां पर NS स्मॉलर देन क्या होते हैं, NP, सो सारे टर्न हो जाएंगे हमारे इनइक्वालिटीज। तो इस तरह से ES स्मॉलर देन EP, VS स्मॉलर देन VP, hence करंट IP स्मॉलर देन क्या हो गई, IS। तो इस तरह से ये बनाया हमने स्टेप डाउन, ये हाई नंबर ऑफ टर्न और ये यहाँ पर लो नंबर ऑफ टर्न रखते हैं हम लोग। इस समय यहाँ जो करंट और वोल्टेज है इसको देखें, ये इनपुट है तो ये IP है, ये VP है। ये स्टेप डाउन जो हमारे घर के पास में लगा है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर जो इनपुट करंट है वो है आपकी लो, IP स्मॉलर देन क्या है, IS। लो करंट कन्वर्ट हो गई आपकी हाई में, जो इनपुट वोल्टेज था वो आपका कैसा था, हाई। देखिए VP लार्जर देन क्या है, VS, सो VP हाई था इस समय, तो यहाँ पर जो VS है वो कैसा हो चुका है, VS स्मॉलर देन क्या है, VP, तो VP हो चुका है लो। अब काम हो गया, हाई वोल्टेज आई थी कन्वर्ट हो गई लो में, लो करंट आई थी कन्वर्ट हो गई हाई करंट में। और यही हमको हमारे स्टेप डाउन से उम्मीद थी।
जो कि बेचारा अपना काम कर चुका है। अब देखिए ट्रांसफार्मर रेशियो पे आते हैं हम। इसके लिए ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होना चाहिए? तो जो ट्रांसफार्मर रेशियो आर हमारा है वो है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। इस समय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल कैसे है आपके, यहाँ देखिए स्मॉलर देन क्या, एनपी। तो ऊपर वाली वैल्यू इस समय छोटी हो गई है डिवाइड वाले से, तो जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो लेस देन 1 मिलेगी, लेस देन 1। तो स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 1 और स्टेप अप के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1। बट R इज इक्वल टू 1 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि R अगर आप 1 कर देंगे मीन्स दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न सिमिलर। अगर नंबर ऑफ टर्न सिमिलर हो जाएंगे तो ये वोल्टेज इक्वल, ये वोल्टेज इक्वल, ये करंट इक्वल, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। हमको करवाना था चेंज, वो चेंज होगा ही नहीं अगर आप R की वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पर 1। तो R की वैल्यू किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए 1 करना मतलब उस मशीन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। R की वैल्यू को अगर आप स्टेप अप चाहते हैं तो लार्जर देन 1 रखना है, और अगर स्टेप डाउन चाहते हैं तो स्मॉलर देन क्या करना है आपको, 1 करना है। ठीक है, एक लास्ट इस पर हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और ये होती है पावर आपकी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर के, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। सो ईटा इज इक्वल टू पी आउट बाय क्या कर ले हम, पी इनपुट। सो ईटा इज इक्वल टू ये हो गया हमारा वी एस इंटू आई एस डिवाइडेड बाय वी पी इंटू आई पी, दैट इज पावर, है ना। परसेंटेज की बात करते हैं तो ईटा में हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं वी एस इंटू आई एस बाई वी पी इंटू आई पी इंटू 100%, दैट इज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आउटपुट पावर का रेशो इनपुट पावर से निकाल लें तो आपको क्या मिलेगी, उसकी इफिशियंसी हमको मिल जाती है। तो ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की कैटेगरी से, कई बार इस क्वेश्चंस को 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसको पूरा फोकस करें और अच्छे से पूरा रीड कर लें। आपको इस लास्ट वैल्यू तक इस पूरे ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करना है। इफिशियंसी आपको पूछे तो आपको एक्सप्लेन करना है, और अगर वो नहीं पूछते हैं तो आप इसे लीव कर सकते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं आपको आंसर उतना ही लिखना है जितना कि उस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया हो। बेवजह फिजूल में आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि सिर्फ आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, उसकी आपको मार्किंग नहीं मिलने वाली। मार्किंग तो उसी के बेस्ड होगी जितना उन्होंने पूछा है और वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल हमने कंप्लीट किया यहाँ से। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ट्रांसफार्मर लगा तो लिए हमने, हाई वोल्टेज को लो, लो वोल्टेज को हाई, हमने कन्वर्ट तो कर लिया, और एनर्जी को हम पावर हाउस से हमारे घर तक क्या कर लिए, लेकर तो आ गए हैं। लेकिन इनमें कुछ एनर्जी लॉस भी होता है। उन एनर्जी लॉस को हम जीरो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर ये सकते हैं कि इस एनर्जी को कम से कम किया जा सके। तो एनर्जी लॉस कम किस तरह से होने वाला है, हमारे ट्रांसफार्मर पर आते हैं उसके कुछ पार्ट पर, और किस तरह के एनर्जी लॉसेस यहाँ पर होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉपर लॉस पर। तो बच्चों कॉपर लॉस क्या चीज है? तो जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर 2 तरह की कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल कॉपर के बने हुए हमारे कंडक्टिंग वायर होते हैं, और इनमें रेजिस्टेंस होता है। जब चार्ज फ्लो होता है तो रास्ते में रेजिस्टेंस आएगा, कोलिजन्स होंगे, और उन कोलिजन की वजह से क्या बनेगी, हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी यहाँ से रेडिएट आउट हो जाती है। इसे बोला जाता है कॉपर लॉस।
So the coil of transformer are made up of wire of copper. It has definitely some resistance. इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही. और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन, some part of electrical energy lost in the form of thermal energy. जूल्स लॉ कहता है कि जब चार्ज का टक्कर होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होने के दौरान जो हीट एनर्जी बनेगी वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ से रेडिएट हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. इट इज कॉल्ड कॉपर लॉस. इसको हम कम कर सकते हैं, जीरो तो कर ही नहीं सकते, कम कर सकते हैं. कम कैसे करें? तो आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा है रो इंटू एल बाय एरिया. लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होना ही है. तो कॉइल को ज्यादा लंबा ना रखते हुए हम क्या करते हैं, उसका एरिया इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस रास्ते का क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, थिन वायर की कंपैरिजन में टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लॉस, थिक वायर. कौन से वायर इस्तेमाल करेंगे आप लोग? थिक वायर का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे इस कॉपर लॉस को डिक्रीज किया जा सके, जीरो नहीं कर सकते आप. देन इसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस. नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज. भैया आप दो तरह की कॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. दोनों को हमने क्या किया है, हमारे ट्रांसफार्मर की दो आर्म पर लपेट दिया है. अब इसमें आप करंट फ्लो करवाएंगे तो इसकी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स. जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जाएगी और इस कॉइल से ऐसे लिंक हो जाएगी, किससे, आपकी सेकेंडरी कॉइल से. तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्लक्स किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है. यहाँ जो बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी हमारा क्या है, किसी काम का नहीं है. इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, क्योंकि ये वाली फ्लक्स आपकी ईएमएफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है. सो द टोटल फ्लक्स एसोसिएट विथ प्राइमरी कॉइल इज नॉट एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी से जितना फ्लक्स जनरेट हुआ है वो टोटली आपकी सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं होता है. सो सम फ्लक्स लीक्स इन एयर, कुछ फ्लक्स हवा में लीक हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज. इस तरह का जो एनर्जी का लॉस है हमारे ट्रांसफार्मर में वो होगा फ्लक्स लीकेज. अब इसको अवॉइड करना है, कम करना है, तो कम कैसे करें हम लोग? तो यहाँ पर दो आर्म का यूज कर रहे हैं हम, एक पर प्राइमरी कॉइल, दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल. तो क्यों ना ये फ्लक्स कम से कम लीक हो, क्योंकि लीक तो होगा, तो इन दोनों कॉइलों को हम एक ही एक्सिस पर लगा दें. तो इन दोनों कॉइलों को हम कोशिश करते हैं कि ये जो कॉइल है हमारी, ये प्राइमरी कॉइल, और इसी के पास में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सेकेंडरी कॉइल को फिक्स कर देते हैं. तो दोनों कॉइल को एक ही रोड पर, एक ही आर्म पर हमें फिक्स करना पड़ेगा. दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाउंडिंग प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल ऑन ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर क्या करें, हम इनको लगा सकते हैं. ठीक है. चलिए, तो ये दो तरह के लॉस थे हमारे, कॉपर लॉस और मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज. आई होप दोनों आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बनता है, या तो ये ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछते हैं या इन एनर्जी लॉस के ऊपर भी ये क्वेश्चन गिवन करते हैं. दोनों में से एक आपको आने ही वाला है. नेक्स्ट है हमारा आयरन लॉस. आयरन लॉस क्या चीज है? तो आयरन लॉस हमारा जनरली, क्योंकि हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें हम कुछ प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह की हमारी प्लेट्स बनी हुई है और ये आयरन की बनी हुई है. ठीक है. अब इन आयरन की प्लेटों को हम कुछ इस तरह से डिजाइन करके एक के ऊपर एक ऐसे चिपका लेते हैं और एक ऐसा पूरा एक बंच तैयार कर लेते हैं, और इस बंच पर हम फिर एक्सिस पर, इस बंच की एक्सिस पर हम क्या करते हैं, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को वाउंड कर देते हैं. तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होने से बनेगी क्या, फ्लक्स. अब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि किसी भी मेटालिक प्लेट से अगर हम लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को बार बार वेरी करेंगे तो इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होगी जो कि हमारी ईडी की तरह होगी. जैसे पानी में भंवर बनते हैं ना, वैसे एक करंट यहाँ इन प्लेटों में जनरेट होती है. इस करंट को हम बोलते हैं ईडी करंट, क्योंकि ये पानी में बनने वाली ईडीज की तरह है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ईडी करंट बोला जाता है. अब भैया ईडी बनेगी तो क्या करेगा ये, हमारी एनर्जी का तो लॉस है भाई. ईडी करंट भी अगर बन रही है तो कहीं से किसी एनर्जी को तो खा रही है ना.
वो कौन सी एनर्जी खा रही है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही किसी पार्ट को वो खा रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट जो हमारा ईडी करंट में खर्च हो रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, ये एक मेटल की प्लेट, अगर करंट हमारी यहां से चलेगी यहाँ 1 2 3 4, तो इसको चलना है कितना, 4 मीटर, उसमें ये कुछ एनर्जी खर्च कर रही। तो हम इसका डिजाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि इसको हम ई शेप्ड वाली इस तरह की ये प्लेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखो, यहां से करंट चलेगी 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रही है कितनी, 7 मीटर, रास्ते की लेंथ बढ़ गई, ठीक है। अब लेंथ बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ का इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाने से करंट कम हो जाएगी, तो आपकी जो ईडी करंट बन रही थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से डिक्रीज हो चुकी है। ये तो हो गई सामने वाली बात, जो सामने हमने लगाया है, ऐसे बहुत सारे स्टेपल्स लगा के, जैसे अपन वो आती है ना पिंचिंग मशीन वाली पिन, वैसे एक दूसरे पे क्या कर दिया हमने, ऐसे चिपका के ऐसे बना लिया। तो सामने से तो हमारी ईडी करंट क्या हो गई, यहाँ से घूमते 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 आएगी तो कम हो जाएगी, लेकिन जब एक साथ ये बंच बनेगा तो इधर देखो एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, इस तरह से एक लेयर बन जाएगी। अब यहाँ भी ईडी बनेगी, तो इसे कैसे कम किया जाए, क्योंकि बाहर इसको अगर आप साइड व्यू से देखें तो साइड व्यू से ऐसी पास पास प्लेटें दिखेगी, ये सब मिलके क्या बन गया, एक पूरा बंच बन गया। तो यहाँ भी ईडीज बनेगी इनमें। अब इनमें जो ईडीज बनेगी उसको कम करने के लिए इन स्टेपल्स को, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड, हमारे जो ये है ना डिजाइन, इसको हम कहते हैं स्टेपल्स। इन स्टेपल्स को लेकर हम क्या करें, किसी इंसुलेशन के अंदर डिप करते हैं और वहां से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इन प्लेटों के ऊपर इंसुलेशन की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। तो हर एक प्लेट के बीच क्या है, इंसुलेशन है। आयरन की मेटल प्लेट्स है, उनमें बनी ईडी जब निकलकर यहाँ से आगे जाएगी तो बीच रास्ते में क्या पड़ेगा उनके, ये इंसुलेशन पड़ेगा, और इस समय करंट की वैल्यू को वो डिक्रीज कर देता है। तो ईडी करंट को कम करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इन्हें ई शेप्ड बनाएं, और दूसरा जब बंच बनेगा तो इस तरह से साइड वाला व्यू देखेंगे अपन, तो इतनी थिकनेस हमारी प्लेटों में आ जाएगी। तो इसको कम करने के लिए इन्हीं के ऊपर क्या कर दिया हमने, इंसुलेशन का एक लैमिनेशन प्रिपेयर करके लगा दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईडी करंट को यहां से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रोड बना लो, और वैसे आप इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है हिस्टैरिसीस लॉस। आपने हिस्टैरिसीस कर्व पढ़े होंगे, हम जो पिछले लेक्चर हमारा गया है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके अंदर हमने हिस्टैरिसीस पर बात की थी। तो हमने देखा था कि जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो वो मैग्नेटाइज, इस तरह से हमने एक हिस्टैरिसीस कर्व पढ़ा है। मैग्नेटाइज करते 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 गए, उस सैचुरेशन आएगा यहाँ पर, देन वो फिर डीमैग्नेटाइज होगा, रिटेंटिविटी आएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेंगे, और इस तरह से ये कर्व हमारा यहाँ से बनता है। तो जब जब हम करंट की फ्लो करवाते हैं हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या होता है, चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बार बार चेंज होने से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है हमारी आयरन के जो प्लेट्स लगी हुई है इनके, वो कभी मैग्नेटाइज कभी डीमैग्नेटाइज, कभी मैग्नेटाइज कभी डीमैग्नेटाइज। तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में भी क्या होती है, कुछ एनर्जी खर्च होगी। इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, एनर्जी खर्च, डीमैग्नेटाइज करना है, एनर्जी खर्च, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना है, फिर डीमैग्नेटाइज करना है। तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से कुछ एनर्जी का क्या होने वाला है, लॉस। सो व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोन इन प्राइमरी coil of transformer, then corrode, magnetize and demagnetize frequently, बार बार क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। सो इन दिस प्रोसेस एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। तो हीट के फॉर्म में यहाँ फिर से क्या होगी, एनर्जी का लॉस। ये बार बार इधर जाएगा इधर आएगा, डायपोल इधर गया फिर इधर आया, तो बार बार क्या बनेगी, हीट, और वो एनर्जी का लॉस करेगी। So to reduce this loss, core is made up of pure iron. इसको कम करने के लिए हमें प्योर आयरन की कोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्योर आयरन के अंदर ये इतनी कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च आपकी नहीं होने वाली है, हीट भी कम वो जनरेट करेगा। चलिए एक लास्ट लॉस की ओर बात कर लेते हैं, ह्यूमिंग लॉस। ह्यूमिंग का मतलब होता है साउंड क्रिएट करना। आप कभी गए हो ट्रांसफार्मर के पास
तो घुन घुन की एक क्या होती है, वहां पर साउंड आपको सुनाई देती है ट्रांसफार्मर के अंदर। सो ए ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग नॉइस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। किस वजह से बनता है वो? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से। सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल वर्क यहाँ पर हो रहा है, साउंड बन रही है, वाइब्रेशन हो रहे हैं कॉर्क। तो जो प्लेटें हमने ऐसे लगा रखी है ना, इनमें ये प्लेटें बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है। तो ये दोनों प्लेटें आपकी है, ये से बार बार ऐसे दूर हटती है, फिर दूर चिपकती है, दूर हटती है, चिपकती है, ऐसे बार बार क्या होती है, टकराती है आपस में, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से। तो वो जो घुन की आवाज आपको सुनाई देती है, वो यही ह्यूमिंग नॉइस है जो ट्रांसफार्मर की प्लेटों के अंदर आ रहा है। अब ये कम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रांगली बांध देते हैं ताकि ह्यूमिंग को क्या कर सके, हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका ट्रांसफार्मर और उसके एनर्जी लॉसेस। तो हमने पूरी तरीके से इस ट्रांसफार्मर को आज का लेक्चर में कंप्लीट किया है। बहुत ही मजेदार डिवाइस है, आपके फिजिकल लाइफ में, आपकी बेसिक लाइफ में भी, फिजिकली भी बहुत सारी हेल्प करती है। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरह से हम हमारे मशीन में यूज करते हैं, किस तरह से पावर हाउस से घर तक लेकर आते हैं, कैसे मशीनों को रन किया जाता है, वो सब का सब बेस्ड है किसके ऊपर, हमारे इन ट्रांसफार्मर की बेसिस पर। इवन पावर ट्रांसमिशन में ही नहीं, हम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा, लो वोल्टेज को हाई, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करने के लिए। तो बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग आज की ये डिवाइस थी। आई होप आपको खूब मजा आया हो आज के लेक्चर में। तो दिल से पढ़िएगा, पूरा टॉपिक को आप कंप्लीट नोट करिएगा, और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हो सकता है हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जाएं। ठीक है बच्चों, पर चलते हैं, मिलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट।